प्रोसेसेस। तो बायोटेक के मीनिंग को पहले समझते हैं हम। बायोटेक्नोलॉजी के दो मीनिंग रहे हैं। सबसे पहला है इसका ट्रेडिशनल बायोटेक, और दूसरा है मीनिंग मॉडर्न बायोटेक। ट्रेडिशनल बायोटेक एंड मॉडर्न बायोटेक। ट्रेडिशनल का मतलब होता है ओल्ड, ठीक है। जो बायोटेक का पुराना मीनिंग है उसे हम ट्रेडिशनल बायोटेक कहते हैं, और मॉडर्न बायोटेक जो अब करंट मीनिंग है बायोटेक का। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल fermented products, यूजफुल fermented products, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ लिया? चल रहा है वो चैप्टर? कुछ फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स पढ़े वहां पर? पता ना कौन से पढ़े? कर्ड हो गया, मिल्क से कर्ड बनती है, फर्मेंटेशन होती है। ब्रेड की प्रोडक्शन, अल्कोहल प्रोडक्शन, डोसा की प्रोडक्शन, बिल्कुल सही। ये सब फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, इडली डोसा, ठीक है। चीज भी आ जाएगा। फर्मेंटेशन कौन सी रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक या एनारोबिक? एनारोबिक। कभी घर में दही बन रही हो देखा कैसे बनती है? जैसे दूध को थोड़ा गर्म करते हैं, बहुत ज्यादा उबालते नहीं है, 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, और फिर उसमें खट्टा डालते हैं। खट्टा दही होता है, मतलब एक उसमें क्या होता है जो खट्टा डाला? हाँ, उस दही में बैक्टीरिया होता है, उसे इनोकुलम कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में उसको इनोकुलम कहते हैं। उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो फर्मेंटेशन करेगा। उसको फर्मेंटेशन करने के लिए 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है, वो आपने दूध में कर दिया। और वो एनारोबिक होता है, तो उसको खट्टा डालने के बाद ढक देते हैं कि खुला छोड़ते हैं? खुला छोड़ेंगे तो एरोबिक हो जाएगा, उसको ढक देंगे तो एनारोबिक हो जाएगा। रात भर छोड़ेंगे और रात भर में उसके मिल्क के लैक्टोज को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कर देगा, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा और दही बन जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो दूसरे फर्मेंटेशन है, तो इसमें किया क्या गया है कि एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाया, कर्ड, ब्रेड, अल्कोहल, जिन्हें बेचकर पैसा भी कमाया जाता है, ठीक है। एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाया ह्यूमन बींग्स के लिए। नॉलेज किसकी यूज करी? बायोलॉजी की नॉलेज यूज करी। क्या नॉलेज थी? फर्मेंटेशन। उससे एक यूजफुल, अब ये तो कई हजारों सालों से चलता आ रहा है, ठीक है। कर्ड की प्रोडक्शन, ये तो हम अपने उसमें भी सुनते हैं, कहानियों में भी होता है ना, कि जो कृष्णा थे वो दही खाते थे, मक्खन खाते थे, ठीक है। तो वो तो कई हजारों सालों से, मतलब अगर जो ये कहानियां सुनते में आ रही है, तो मतलब ये ट्रेडिशनल बायोटेक बहुत पुरानी है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, जो बायोटेक का मीनिंग था वो चेंज हुआ, ठीक है। ऐसी टेक्निक्स पता चलने लगी जिससे हम डीएनए में चेंजेस कर सकते हैं। डीएनए को हम मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी सेल के। डीएनए में चेंज करके आपने उसमें जीनोटाइपिक चेंज कर दिया, जीनोटाइप को चेंज करोगे तो फिनोटाइप क्या हो जाएगा? वो भी चेंज हो जाएगा। जो फिनोटाइप आपको चाहिए था वो फिनोटाइप आपने डायरेक्टली बना लिया डीएनए को म्यूटेट करके। इन टेक्निक्स को बोलते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें लिखो मैनिपुलेशन ऑफ
मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए कॉमा आरएनए of a cell for desired phenotype. डीएनए आरएनए को मैनिपुलेट करना मतलब चेंज करना, इसलिए चेंज कर रहे हैं डिजायर्ड फिनोटाइप को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, तो ये आती है मॉडर्न बायोटेक का मीनिंग। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो मीनिंग है वो चेंज हो गया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। पहले वो फर्मेंटेशन की टेक्निक्स हुआ करती थी, आजकल वो डीएनए मॉडिफिकेशन टेक्निक बन गई है मॉडर्न बायोटेक। तो हम इस चैप्टर में मॉडर्न बायोटेक को ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो आप ट्रेडिशनल बायोटेक तो आप माइक्रोब्स वाले चैप्टर में पढ़ लोगे, इसे इस चैप्टर में मॉडर्न बायोटेक को पढ़ेंगे। तो अगला लिखो प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक के दो प्रिंसिपल होते हैं। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग क्या होता है, जैसे कोई एक मैकेनिकल इंजीनियर है, ठीक है, जो मशीन पे काम करता है। अब मान लो उसको, वो कोई एक इंजन बना रहा है गाड़ी का, उसको इंजन इंजन में ऐसे मॉडिफिकेशन करने हैं कि गाड़ी की स्पीड क्या हो, तेज हो जाए। उसका डिजायर्ड क्या टारगेट था कि स्पीड को इंक्रीज करना। ठीक है, तो उसने मॉडिफिकेशन किया उसके इंजन में, कुछ चेंजेस किया जिससे उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये तो एक मैकेनिकल इंजीनियर का काम हो गया। अब एक जेनेटिक इंजीनियर क्या करता है, जेनेटिक इंजीनियर को एक सेल से प्रोडक्ट बनवाना है, एक सेल से क्या बनवाना है, फाइनल प्रोडक्ट। और वो चाहता है कि प्रोडक्ट की हाई यील्ड हो, जैसे वो हाई स्पीड चाह रहा था, और वो चाह रहे हैं जेनेटिक इंजीनियर के प्रोडक्ट की यील्ड क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। अब उसकी यील्ड को ज्यादा करने के लिए वो क्या करेगा, उसके डीएनए में चेंज करेगा, क्योंकि डीएनए एक सेल का इंजन हो गया, वही कंट्रोल कर रहा है ना। तो डीएनए में चेंज करेगा, डीएनए में मॉडिफिकेशन करेगा, जिससे यील्ड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और उसी को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, डीएनए को चेंज करना। ठीक है, तो आप लिखो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मीनिंग, दीज आर टूल्स फॉर these are tools for manipulation of genetic material, tools for manipulation of genetic material, डीएनए। जेनेटिक इंजीनियरिंग वो टूल्स होते हैं जिनसे हम डीएनए को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इट इज also called as recombinant डीएनए टेक्नोलॉजी। इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं।
क्यों बोलते हैं इसे RDT या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अभी वो आगे समझेंगे। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, तो जैसे आपने किसी एक बैक्टीरिया पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, और उस बैक्टीरिया के आपने डीएनए को म्यूटेट कर दिया, जिससे उसका फिनोटाइप अच्छा हो गया जो आप चाह रहे थे, प्रोडक्ट हाई अमाउंट में मिल रहा है। आपने तो चेंज एक सिंगल बैक्टीरिया पे किया। अब आपको क्या चाहिए कि अगर मुझे वो प्रोडक्ट लार्ज लेवल पे चाहिए तो बैक्टीरिया का नंबर बहुत ज्यादा चाहिएगा, तो उसके लिए आपको बैक्टीरिया को कल्चर करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा, और छोटा मोटे स्केल पे नहीं, बहुत बड़े स्केल पे ग्रो करना पड़ेगा, ताकि प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में हमें मिले। तो उसके लिए बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, इस पूरी बिल्डिंग जितने बड़े कंटेनर होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया के न्यूट्रिएंट डाल देंगे, उसमें बैक्टीरिया ग्रो करेगा। आए समझ में? जैसे अभी मैं एग्जांपल उसका ले रहा था, कर्ड का। तो जो मिल्क है, उस बैक्टीरिया के लिए वो क्या है, वो रॉ मटेरियल है, उसका फूड है। उस मिल्क में आपने बैक्टीरिया को डाल दिया थोड़ा से अमाउंट में, जो खट्टा डाला था, और उसको वो आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा है। इसी तरह से अगर हमें लार्ज लेवल पे ग्रो करना है तो रॉ मटेरियल की अमाउंट ज्यादा लेनी पड़ेगी, ताकि बैक्टीरिया ज्यादा अमाउंट में ग्रो कर सके। तो इतने हाई लेवल पे जब हम कल्चर करेंगे बैक्टीरिया को या किसी भी सेल को, तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी हमें बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की। इसमें लिखो आप बायो प्रोसेस में, इट प्रोवाइड्स स्टेराइल, स्टेराइल मतलब डिजीज फ्री या कॉन्टेमिनेशन फ्री। इट प्रोवाइड्स स्टेराइल कंडीशंस inside bioreactors, inside bioreactors for growth of modified cells. जिन सेल्स को आपने मॉडिफाई किया था जेनेटिक इंजीनियरिंग में, उसी को ही हम आगे ग्रो कराएंगे एक बड़े बड़े कंटेनर्स में, जिन्हें बोलते हैं बायो रिएक्टर्स। अब ये बायो रिएक्टर क्या होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, वो सब हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो चैप्टर के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में हम समझेंगे वो कौन से टूल्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के, जिनसे डीएनए मैनिपुलेट होता है, उन सभी टूल्स के बारे में समझेंगे हम। एक बार वो सब हमने समझ लिया, फिर हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को समझेंगे, कैसे हम उसको लार्ज लेवल पे ग्रो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे अब हम। एक यहाँ पर बायोटेक की डेफिनेशन और लिखो। अकॉर्डिंग टू EFB, EFB है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक इज बायोटेक इज इंटीग्रेशन ऑफ
Biotech is integration of natural science with cells, their parts, and analogs molecular analogs for products and services. For products and services. EFB यूरोपियन फेडरेशन है बायोटेक की, उसने बायोटेक को डिफाइन किया है कि ये इंटीग्रेशन है किसकी, नेचुरल साइंस की। नेचुरल साइंस हो गया नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी की नॉलेज है। क्या नॉलेज है बायोलॉजी की, कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है, डीएनए कैसे प्रोटीन बनाने में रोल प्ले करता है, कैसे कंट्रोल करता है डीएनए अपनी फंक्शनिंग को, सेल की फंक्शनिंग को, वो नेचुरल साइंस की बायोलॉजी की नॉलेज है। उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं किसके साथ, एक सेल के साथ, कि हम सेल के डीएनए को कैसे हम मैनिपुलेट करें ताकि उसका फिनोटाइप क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। हम नॉलेज ऑफ बायोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहे हैं सेल्स के साथ। क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं, ताकि एक बेटर प्रोडक्ट बने या कोई एक बेटर हमें सर्विस उस सेल से मिल सके। इतना समझ में आया। उसने लिखा है नेचुरल साइंस विद सेल्स देयर पार्ट्स। अब सेल का पार्ट क्या है, सेल का पार्ट एक एंजाइम हो सकता है, सेल का पार्ट उसका डीएनए हो सकता है, उसका आरएनए हो सकता है। उन सब के साथ हम नॉलेज को इंटीग्रेट करेंगे बायो की। एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग, एनालॉग होते हैं जैसे कोई एक सेल का डीएनए है, वैसा ही डीएनए आपने लैब में भी बना लिया। जो सेल के अंदर डीएनए या जीन था कोई, वो सेम जीन आपने लैब में भी बना लिया, तो उसे मॉलिक्यूलर एनालॉग कहेंगे। एनालॉग मतलब सेम सब्सटेंस, जो उसके अंदर था सेल में, वो सिमिलरली आपने बाहर भी बना लिया। जैसे इंसुलिन जीन हमारे सेल्स में होता है, वही वही सेम इंसुलिन जीन हम लैब में हमने बना लिया, तो दैट इज मॉलिक्यूलर एनालॉग ऑफ ह्यूमन इंसुलिन जीन। उन सबको हम यूज करते हैं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए। क्लियर है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक चैप्टर में, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीटी को बायोटेक भी बोल देते हैं। ये एक्सपेरिमेंट किया था बाय हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनली कोहन। ये हुआ था 1972 में।
जिन बच्चों को आकाश के बैग नहीं प्रोवाइड हुए थे लास्ट ईयर, जो बच्चे ऑनलाइन हैं जिनको आकाश के बैग प्रोवाइड नहीं हुए थे, वो सेंटर से आकर ले सकते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर अगर प्रोवाइड हो गए थे तो कोई बात नहीं, जिनको नहीं हुए प्रोवाइड या इस साल एडमिशन लिए तो वो आकर ले सकते हैं। और एक पैकेज भी है, उसके बारे में मैंने ग्रुप पे भी डाला था, कैटलिस्ट का पैकेज। ठीक है, क्वेश्चन बैंक है वो, उस पैकेज को भी आप कलेक्ट कर लेना सेंटर आके। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं हम आरडीटी का या बायोटेक का। ये किया था बाय हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनली कोहन, इन्होंने 1972 में। तो ये दोनों ही अमेरिकन थे। इन दोनों ने डिस्कवरी करी थी सेपरेटली, अलग अलग, इनकी लैब्स अलग अलग थी। तो जो हर्बर्ट बोयर था उसने क्या डिस्कवर किया था, ही आइसोलेटेड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम फ्रॉम ई कोलाई। इसने एक एंजाइम को आइसोलेट किया ई कोलाई से। ठीक है, ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, फुल फॉर्म पता है इसकी, एस्चेरिशिया कोलाई। तो ये बैक्टीरिया जो है, इससे एक एंजाइम निकाला इसने, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसको नाम दिया हर्बर्ट बॉयर ने। तो इसने अपनी लैब में ये काम किया। जो स्टैनली कोहन था इसका काम सेपरेट अलग था। इसने क्या किया था, ही आइसोलेटेड प्लाज्मिड फ्रॉम सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। उसने एक बैक्टीरिया से, सैल्मोनेला टाइफी से, एक प्लाज्मिड को बाहर निकाला था। प्लाज्मिड समझते हो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डीएनए। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्यों बोलते हैं इसे, डीएनए से, ये उसके क्रोमोसोमल डीएनए से अलग होता है। ये बैक्टीरिया में कहाँ पाया जाता है, उसके साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में ही होता है, मेन डीएनए से अलग होता है। मैं थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में, क्योंकि ये 11th क्लास का टॉपिक है, ये अलग से इसको लिख लेना। तो जैसे जो प्लाज्मिड होता है, जैसे मान लो एक ये बैक्टीरिया है कोई, ठीक है, इस बैक्टीरिया का जो मेन डीएनए होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड। जो मेन डीएनए होता है न्यूक्लियोइड को बोलते हैं सिंगल क्रोमोसोम। न्यूक्लियोइड या सिंगल क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम होता है बैक्टीरिया में, न्यूक्लियोइड या सिंगल क्रोमोसोम। कुछ बैक्टीरिया में, हर बैक्टीरिया में नहीं, कुछ बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड के अलावा साइटोप्लाज्म में और भी डीएनए मिल जाता है। हर बैक्टीरिया में नहीं मिलता है, कुछ ही में मिलता है। जो सेपरेट एक्स्ट्रा यहाँ पर डीएनए मिल रहा है उसे बोलते हैं हम
प्लाज्मिड, प्लाज्मिड को ऐसे एक बड़े सर्कल के अंदर छोटा सर्कल ऐसे दिखा देते हैं। तो प्लाज्मिड कैसे अलग है न्यूक्लियोइड से? जैसे कुछ बातें तो इनकी सेम है। जो न्यूक्लियोइड है इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और सर्कुलर शेप में होता है। ये सर्कुलर शेप न्यूक्लियोइड में। जो न्यूक्लियोइड का डीएनए है उसमें सारे एसेंशियल जीन्स होते हैं जो सेल की फंक्शनिंग को करने के लिए चाहिए। कंटेन एसेंशियल जीन्स। अगर न्यूक्लियोइड डैमेज हो जाएगा तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? मर जाएगा। जैसे रेस्पिरेशन के जीन्स होंगे इसमें, मेटाबॉलिज्म के जीन्स होंगे, रिप्रोडक्शन के जीन्स होंगे, ठीक है, जो इसकी सारी बॉडी की सेल की फंक्शनिंग को कंट्रोल करने होंगे। जो प्लाज्मिड होता है ये न्यूक्लियोइड से अलग होता है, लेकिन कुछ बातें इसकी भी सेम है। जैसे ये भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर सर्कुलर डीएनए होता है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है ये भी। इसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। देखो एक सिंगल क्रोमोसोम तो हो ही गया, उसके अलावा जो डीएनए है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इसे कोवेलेंटली क्लोज्ड कहते हैं। कोवेलेंटली क्लोज्ड डीएनए, इसका मीनिंग अभी मैं बता रहा हूं। और इसमें नॉन एसेंशियल जीन्स होते हैं। मतलब इन जीन्स के बिना भी सेल अपनी सारी फंक्शनिंग करेगा। वो रेस्पिरेशन भी करेगा, रिप्रोडक्शन भी, मेटाबॉलिज्म भी। अगर प्लाज्मिड हटा भी दिया जाए ना तो ऐसा नहीं है वो बैक्टीरिया मर जाएगा, वो अपने सारे काम करेगा, क्योंकि इसमें जीन कैसे है? नॉन एसेंशियल। लेकिन ये जीन्स जो भी नॉन एसेंशियल जीन्स है वो स्पेशल प्रॉपर्टी देते हैं उसे, बैक्टीरिया को। जैसे एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस देंगे। कोई एक एंटीबायोटिक होगा, एंटीबायोटिक क्या करता है? बैक्टीरिया को मार देता है। लेकिन ये जीन्स क्या देंगे? उसे स्पेशल प्रॉपर्टी देंगे, उस एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में वो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा हो। ठीक है, तो एग्जांपल लिखो यहाँ पर। एग्जांपल लिखो इसका यहाँ पर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। यहाँ पर नॉन एसेंशियल जीन इंट्रॉन्स नहीं है। पहली बात, बैक्टीरिया में इंट्रॉन्स मिलते हैं? यूकैरियोट में होते हैं ना इंट्रॉन्स तो। बैक्टीरिया में केवल एक्सोन होते हैं, ठीक है। छोटा सा उसका डीएनए होता है, उसमें भी इंट्रॉन आ जाएंगे। और नॉन एसेंशियल का यह मतलब है कि वो उसके सेल की फंक्शनिंग करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे मेटाबॉलिज्म करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए। इन जीन के बिना भी वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। स्पेशल प्रॉपर्टी देते हैं, जैसे एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस दे रहा है, वो स्पेशल प्रॉपर्टी है। मान लो वो एंटीबायोटिक है ही नहीं एनवायरमेंट में, तो बैक्टीरिया तो जिंदा ही होगा ना। अगर वो एंटीबायोटिक आ गई और ये प्लाज्मिड नहीं है तो वो मर जाएगा। अगर प्लाज्मिड है तो जिंदा रहेगा। ये स्पेशल प्रॉपर्टी, ठीक है। हाँ, वो अलग केस होता है। एक टाइप का प्लाज्मिड ऐसा भी होता है जो फर्टिलिटी प्लाज्मिड उसे बोलते हैं, ठीक है। जो फर्टिलिटी प्लाज्मिड है वो रिप्रोडक्शन में भी काम आता है, वो अलग केस है। एक ही क्रोमोसोम है ना उसका, एक ही न्यूक्लियोइड होता है। ये डीएनए है, एक ही है। अच्छा, कोवलेंटली क्लोज का मीनिंग बता देता हूँ मैं।
जैसे जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, ऐसे बॉटनी में भी पढ़ा होगा ना आपने, 5 प्राइम 3 प्राइम। तो अगर इसका जो ये 5 प्राइम एंड है, मान लो ये, तो ये वाला इधर 3 प्राइम होगा, और ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम होगा, ठीक है। अब ये थ्रेड की तरह है, इस थ्रेड को अगर मैं मोड़ कर ऐसे कर दूं, सर्कल में ले आऊं मैं, इसकी रिंग बना दूं एक, तो ये ऐसे दिखेगा। आए समझ में? ऐसा हो जाएगा ना, ये उसको मोड़ के ऐसे ले आऊं मैं। तो इसका जो 5 प्राइम एंड होता है, 5 प्राइम एंड पे होता है फॉस्फेट ग्रुप डीएनए का, और 3 प्राइम एंड पे होता है ओएच ग्रुप। वो ओएच और फॉस्फेट आपस में एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना लेंगे, जो कि कोवलेंट बॉन्ड है। और इधर भी सेम, इधर 3 प्राइम होगा, इधर 5 प्राइम होगा, एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड यहां बन जाएगा, तो कोवलेंट बॉन्ड से दोनों जुड़ जाएंगे, तो सर्कुलर हो गया डीएनए। जो डीएनए पहले लीनियर था, वही डीएनए क्या हो गया अब, इसलिए क्या बोलते हैं इसे, कोवलेंटली क्लोज्ड। ठीक है, जो प्लाज्मिड होता है इसलिए उसको सर्कुलर शेप का दिखाते हैं, इट इज कोवलेंटली क्लोज्ड। तो ये लीनियर डीएनए और ये सर्कुलर डीएनए। जो न्यूक्लियोइड होता है वो भी सर्कुलर होता है, न्यूक्लियोइड भी सर्कुलर है। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे, हर्बर्ट बोयर और स्टैनली कोहन के रोल पे। हर्बर्ट बोयर ने क्या आइसोलेट किया था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को, और कोहन ने प्लाज्मिड को। तो इन दोनों ने सेपरेट डिस्कवरी करी थी, दोनों अमेरिकन थे, ठीक है। उसके बाद जापान में एक कोई साइंटिफिक मीट थी, उसमें ये दोनों गए हुए थे अलग अलग, और सब लोग अपना वहाँ रिसर्च वर्क पब्लिश कर रहे थे, दिखा रहे थे, लोगों को समझा रहे थे। तो इन दोनों ने भी अलग अलग समझाया, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे का वर्क सुन लिया, और इनके माइंड में ये चीज आई कि क्यों ना हम दोनों कोलैबोरेट करते हैं। एक के पास तो डीएनए है, प्लाज्मिड, सेल से बाहर निकाला हुआ, एक के पास ऐसा एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये ऐसा एंजाइम होता है जो डीएनए को कट करता है, न्यूक्लियस लिखा है इसके पीछे, न्यूक्लियस एंजाइम तो डीएनए को कट करते हैं। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम दोनों एक साथ काम करें और इसके एंजाइम से डीएनए को क्या करें, प्लाज्मिड को कट करें, ठीक है। तो वहां से बिगिनिंग हुई बायोटेक की। तो अगले स्टेप यहाँ देखो क्या आएंगे। क्या क्या स्टेप किए इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने पहले स्टेप में आइसोलेशन ऑफ एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। टेट आर जीन, टेट आर जीन देता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, isolation of antibiotic resistant gene from salmonella typhi using restriction endonuclease।
तो इन्होंने सबसे पहले एक बैक्टीरिया लिया। बैक्टीरिया कौन सा है? सैल्मोनेला टाइफी। और इस बैक्टीरिया के अंदर एक जीन मिलता है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस देता है वो। टेट्रासाइक्लिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ये, टेटार जीन। सैल्मोनेला से इसको, इस जीन को इन्होंने कट कर लिया। कौन सा एंजाइम यूज किया? जो हर्बर्ट बॉयर ने आइसोलेट किया था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उसकी हेल्प से एक जीन ही कट कर लिया इन्होंने बैक्टीरिया से, और उस जीन को बाहर निकाल लिया। तो ये वो जीन हो गया, टेट आर जीन। अब एक चीज यहां नोटिस में रखना, जो सैल्मोनेला स्टैनली कोहन ने यूज किया था प्लाज्मिड के लिए, और ये जो दूसरा सैल्मोनेला है, ठीक है, ये दोनों सैल्मोनेला क्या है? डिफरेंट। स्टैनली कोहन ने भी प्लाज्मिड सैल्मोनेला से ही निकाला था ना, और इसने भी सैल्मोनेला से टेटार्जीन निकाला है सबसे पहले सेल में। ये दोनों अलग अलग है, सेम नहीं। अलग अलग सैल्मोनेला की कोई स्ट्रेन्स रही होंगी, उनसे निकाला है। एक ने प्लाज्मिड निकाल लिया, दूसरे से टेटार्जीन। जो बच्चे ऑनलाइन है, या 2 मिनट वेट करना, तो पावर कट हुआ है, थोड़ी देर में रिज्यूम करते हैं। हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं आगे। तो एक स्टेप में तो इन्होंने जीन को आइसोलेट किया एक सेल से, टेट आर जीन, और फिर साथ में साथ पैरेलली और क्या किया? डाइजेशन ऑफ, डाइजेशन मतलब कटिंग, डाइजेशन ऑफ प्लाज्मिड यूजिंग सेम restriction endonuclease, using same restriction endonuclease.
एंजाइम। जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पहले केस में यूज हुआ था टेटार जीन को कट करने के लिए, वही सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आगे यूज होगा प्लाज्मिड को कट करने के लिए। ये प्लाज्मिड किसका होगा? जो स्टैनली कोहेन ने ऊपर आइसोलेट किया था, वो प्लाज्मिड है, उसको कट कर दिया। एंजाइम सेम है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो देखो जो प्लाज्मिड था वो ऐसे डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर था, उसको एंजाइम से कट किया तो प्लाज्मिड में ऐसे कट साइड्स आ जाएंगी, ऐसे कट हो गया प्लाज्मिड, कट प्लाज्मिड। तो ये पहला स्टेप हो गया जिसमें इन्होंने प्लाज्मिड को कट कर लिया और एक जीन बाहर निकाल लिया सेल से। नेक्स्ट अगला स्टेप, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या किया इन्होंने, इनके पास एक तो कट प्लाज्मिड है, दूसरा इनके पास कट जीन है। इस जीन को प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया, जहां जहां प्लाज्मिड में गैप दिख रहा है वहां पर ये जीन जोड़ दिया। ठीक है, तो ये जीन और ये कट प्लाज्मिड इन्हें आपस में जोड़ दिया। ज्वाइनिंग ऑफ कट जीन with plasmid to form recombinant DNA, to form recombinant DNA। recombinant DNA को स्मॉल r DNA लिखते हैं, स्मॉल r DNA। और एंजाइम कौन सा यूज किया? यूजिंग T4 DNA ligase एंजाइम। एक दूसरा एंजाइम यूज किया जो डीएनए को क्या करता है? जोड़ता है। तो डीएनए लाइगेज ने क्या किया, कट प्लाज्मिड के साथ जो टेटार जीन था, कट जीन, उसको जोड़ दिया। तो पहले तो इन्होंने डीएनए अलग अलग कट किए, फिर उन दोनों को कंबाइन दोबारा से कर दिया, जोड़ दिया ना दोबारा से, रिकंबाइन किया। डीएनए को इसलिए क्या कह रहे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए, इसी के बेस पर टेक्निक का नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी, या बायोटेक बीसी को बोल देते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया। यहां तक आगे समझ में? कौन से एंजाइम से जोड़ा है? T4 डीएनए लाइगेज। तो कट करने वाला एंजाइम कौन सा है? एंडोन्यूक्लियस। और ज्वाइन करने वाला डीएनए लाइगेज। नेक्स्ट, अब आपके पास ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अब इसका करोगे क्या? डीएनए तो सेल के अंदर काम करता है ना, तो इन्होंने सोचा कि इस डीएनए को सेल के अंदर डालते हैं, किसी एक सेल के अंदर डाल देंगे। सेल जो लिया इन्होंने, ई कोलाई ले लिया। तो तीसरा स्टेप, हाँ अलग अलग, ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट सेल। एक सेल के अंदर डीएनए ट्रांसफर कर दिया।
होस्ट सेल कौन सा लिया इन्होंने? ई कोलाई लिया। तो जैसे ये एक ई कोलाई है, ई कोलाई का ये नेचुरल न्यूक्लियोइड हो गया, ई कोलाई का न्यूक्लियोइड हो गया, हर बैक्टीरिया में मिलेगा न्यूक्लियोइड। और उसी के अंदर आ गया ये आरडीएनए, आरडीएनए भी उसी के अंदर आ गया। इससे क्या हुआ? अब इस ई कोलाई में नेचुरली ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं होता है जो प्लाज्मिड के अंदर है, ठीक है। लेकिन अब इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आ गया ना, ये टेट्रासाइक्लिन जीन। तो बताओ ये ई कोलाई टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में क्या करेगा? सरवाइव कर जाएगा, ग्रो करेगा ये। नॉर्मली ई कोलाई मर जाता है टेट्रासाइक्लिन में, लेकिन ये नहीं मरेगा, ठीक है। तो इसका फिनोटाइप ट्रांसफॉर्म हो गया ना ई कोलाई का, आपने फिनोटाइप इसका चेंज कर दिया। इस टेक्निक को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो ट्रांसफर करने वाली टेक्निक है। दिस चेंजेस phenotype of host cell and technique is called as ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का सिंपली मीनिंग होता है फिनोटाइप का चेंज होना, ठीक है। जैसे आपका क्या क्वेश्चन था? ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है। डीएनए चेंज हो गया था? अच्छा, डीएनए होस्ट क्रोमोसोम के अंदर आ गया था। अच्छा, उसको लेकिन उसको आरडीएनए नहीं बोलते, उसको तो प्रो वायरस कह रहे थे ना, वायरस का पूरा डीएनए आ गया था अंदर। ये तो हम खुद कट और पेस्ट कर रहे हैं, इसको बोल रहे हैं आरडीएनए। तो ये स्टेप हो गया ट्रांसफॉर्मेशन का। नेक्स्ट, उसके बाद अगला क्या है? अब ई कोलाई बाइनरी फिशन करता है, हर 20 मिनट में वो बाइनरी फिशन करता है, ठीक है। तो जो अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट में, तो ये ई कोलाई जब बाइनरी फिशन करेगा तो डॉटर सेल्स दो बन जाएंगे। बाइनरी फिशन इन 20 मिनट्स, तो 20 मिनट में दो डॉटर सेल मिलेंगे, दोनों का न्यूक्लियोइड होगा अलग अलग, और दोनों के अंदर ये प्लाज्मिड भी मिलेगा। प्लाज्मिड नहीं, आरडीएनए मिलेगा दोनों में, आरडीएनए। तो दोनों के अंदर आरडीएनए आ गया। तो आप ये बताओ 20 मिनट बाद जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था उसकी कितनी कॉपीज होगी? पहले एक कॉपी डाली थी आपने, 20 मिनट में कितनी कॉपी होगी? दो होगी कॉपी। या जीन की एम्प्लीफिकेशन हो रही है, या जीन को आप कह सकते हो कि जीन क्लोन हो गया, 20 मिनट के अंदर सेम जीन एक और बन गया, बना तो इकलाई के अंदर है। इस टेक्निक को बोलते हैं जीन क्लोनिंग या जीन एम्प्लीफिकेशन। आया पॉइंट समझ में? मीनिंग लिखो इसका। जीन क्लोनिंग
या मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, मॉलिक्यूल डीएनए है ना एक, डीएनए की क्लोनिंग होना या जीन क्लोनिंग होना। फॉर्मेशन ऑफ लिखो, इसकी डेफिनेशन डिक्टेट कर देता हूं। फॉर्मेशन ऑफ, जीन क्लोनिंग की डेफिनेशन लिखो। फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल, फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज, formation of identical copies of a DNA, formation of identical copies of a DNA. It can be done, it can be done, it can be done inside or outside cell. It can be done inside और आउटसाइड सेल। एक सेल के अंदर भी कर सकते हैं इसे और सेल के बाहर भी कर सकते हैं। अभी जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा हमने उसमें कैसे हो रही है, सेल के इनसाइड हो रही है। आउटसाइड कैसे करते हैं वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक लास्ट लिखो इसमें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीएनए एम्प्लीफिकेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीएनए एम्प्लीफिकेशन। मॉलिक्यूलर क्लोनिंग को डीएनए एम्प्लीफिकेशन भी बोलते हैं क्योंकि डीएनए इसमें क्या हो रहा है, एम्प्लीफाई हो रहा है ना। तो अब आप मुझे कुछ यहाँ पर बताओ कि अगर स्टार्टिंग किया था हमने एक बैक्टीरिया से, मुझे ये बताओ एक घंटे में एक बैक्टीरिया से हमने आरडीएनए डाला था उसमें, एक घंटे में हमें कितने कॉपीज मिल जाएंगी आरडीएनए की? 8 मिल जाएंगी इनसाइड सेल। हमें अगर वो डीएनए आइसोलेट करना पड़ेगा तो हमें इस बैक्टीरिया को रप्चर करेगा पहले, और फिर उसमें से जो वो टेटार जीन था वो बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए कैन बी परफॉर्म्ड इनसाइड और आउटसाइड सेल। जैसे एक बैक्टीरिया है 20 मिनट में बाइनरी फिशन करता है, तो 20 मिनट में तो 2 बन गए, 40 मिनट में कितने बनेंगे? 2 से 40 मिनट में कितने बनेंगे? 2 से 4 हो जाएंगे। और अगले 60 मिनट में मतलब 20 मिनट और कर दे, 4 से 8 मिनट। ये पूछा था ना 60 मिनट में कितने बनेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे 20 मिनट में ये 2 बने, अगले 20 मिनट में क्या होगा कि ये 2 बनाएगा और 2 इसने बनाए, तो 4 बनेंगे ना। वही तो हो गए। हाँ हाँ, इनमें डेथ तो इनकी होती नहीं, ये तो इमोर्टल है ना, ये डिवाइड कर जाते हैं। इट इज कॉल्ड एज डीएनए एम्प्लीफिकेशन। तो देखो, इस टेक्निक ने बायोटेक के वर्ल्ड को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। इन दोनों ने जो एक्सपेरिमेंट ये किया 1972 में एक्सपेरिमेंट किया था, एक बैक्टीरिया से इन्होंने डीएनए निकाला टेटार जीन और उसको डाल दिया इकोलाई के अंदर, और इकोलाई में फिनोटाइप ही चेंज कर दिया उसका। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हम किसी का भी डीएनए कट करके किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल सकते हैं ताकि उसका फिनोटाइप क्या हो जाए, हमारे अकॉर्डिंगली वो डिजायर्ड हो जाए। ठीक है, तो इसके टूल क्या क्या होंगे बायोटेक के? बायोटेक के सबसे पहला टूल होगा ये एंजाइम
कौन सा एंजाइम था? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और दूसरा एंजाइम ज्वाइनिंग वाला एंजाइम कौन सा था? डीएनए लाइगेज। तो टूल्स में सबसे पहले तो एंजाइम्स आ जाएगा। दूसरा टूल क्या होगा बायोटेक का? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को यहाँ डीएनए वेक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक फॉरेन डीएनए को, ये टेटार्जीन एक फॉरेन डीएनए है ना, उस फॉरेन डीएनए को इकोलाई के अंदर लेकर आ रहा है प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड यहाँ डीएनए का वेक्टर है, वो टेटार्जीन को इकोलाई के अंदर लेकर आ रहा है। तो सेकंड हम पढ़ेंगे वेक्टर्स, डीएनए वेक्टर्स, जिसमें प्लाज्मिड को और डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिर तीसरा टूल होगा बायोटेक का ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड्स, कि कैसे हम डीएनए को ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी तो मैंने बैक्टीरिया का केस लिया है। मान लो होस्ट सेल आपका कोई यूकैरियोट है, होस्ट सेल प्लांट सेल है, तो कैसे हम ट्रांसफर करेंगे उनके अंदर डीएनए को, वो पढ़ेंगे हम। और फाइनली उसके बाद क्या हो रहा है कि जब वो सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, और अगर लार्ज स्केल पे इंक्रीज करना है तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का रोल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कैसे हम सेल के बाहर डीएनए क्लोनिंग कर सकते हैं। अभी तो टाइम बच रहा है ना? अच्छा, बच रहा है अभी तो टाइम। नेक्स्ट क्लास के अभी पढ़ते हैं। एक यूकैरियोट होता है जिसमें प्लाज्मिड काम करते हैं, ईस्ट। वो भी पढ़ेंगे एनिमल्स को कैसे कर सकते हैं। जो ईस्ट है, ईस्ट में प्लाज्मिड काम कर जाते हैं, बाकी यूकैरियोट्स में प्लाज्मिड काम नहीं करते। एक प्लाज्मिड ऐसा भी होता है जो प्लांट में भी काम कर जाता है, हम स्पेशल प्लांट के प्लाज्मिड्स को भी पढ़ेंगे। ठीक, अभी पढ़ते हैं हम पीसीआर मेथड, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर होता है एन इंस्ट्रूमेंट, एन इंस्ट्रूमेंट इन्वेंटेड बाय कैरी म्यूलिस। 1985 में इसने एक मशीन बनाई थी, पीसीआर मशीन, कैरी म्यूलिस ने। ये मशीन क्या करती है? इट परफॉर्म डीएनए एम्प्लीफिकेशन, डीएनए एम्प्लीफिकेशन आउटसाइड सेल, इस सेल के बाहर डीएनए को एम्प्लीफाई करती है। पीसीआर इज आल्सो कॉल्ड एज थर्मोसाइक्लर। थर्मोसाइक्लर भी से बोलते हैं। क्या मीनिंग है थर्मोसाइक्लर का, भी क्लियर हो जाएगा। तो आपको डीएनए को एम्प्लीफाई करना है सेल के बाहर। आपने डीएनए रेप्लिकेशन की एक टेक्निक पढ़ी होगी, पढ़ी है ना सेल में? डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है? एंजाइम कौन सा होता है? डीएनए पॉलीमरेज। इसे बोलते हैं रिएक्शन, रिएक्शन मिक्सचर,
रिएक्शन मिक्सचर ऑफ पीसीआर। पीसीआर का ये रिएक्शन मिक्सचर है, इसके अंदर एम्प्लीफिकेशन होगी। तो इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल डालते हैं? सबसे पहले तो हमें वो डीएनए डालना पड़ेगा जिसे आपको एम्पलीफाई करवाना है, ठीक है। वो डीएनए इंसर्ट करेंगे, उसे बोलते हैं यहाँ पे टेम्पलेट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। टेम्पलेट डीएनए सोचते हो ना, जिसको आपको एम्पलीफाई करवाना है। अगर एम्पलीफिकेशन होगी तो नए न्यूक्लियोटाइड्स चाहिएंगे, तो न्यूक्लियोटाइड्स को भी डालेंगे यहाँ पर मिक्सचर के अंदर। नॉर्मली तो ये न्यूक्लियोटाइड सेल खुद बना देता है, लेकिन अगर हम सेल के बाहर कर रहे हैं तो हमें न्यूक्लियोटाइड वहां ऐड करने पड़ेंगे। न्यूक्लियोटाइड 4 तरह के होते हैं। फुल फॉर्म बता सकते हैं उनकी, डीएटीपी की? बिल्कुल सही, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डीजीटीपी होगा डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट और डीऑक्सी थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ जो डीएनए पॉलीमरेज हम यूज करते हैं वो है टैक डीएनए पॉलीमरेज। टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसके बारे में अभी बता रहा हूँ मैं। और प्राइमर्स भी होते हैं। अच्छा, पॉलीमरेज एंजाइम को काम करने के लिए एक आयन चाहिए होता है, मेटल आयन, मैग्नीशियम आयन। और पीएच को मेंटेन करने के लिए एक बफर डाल देते हैं जो इसकी रिएक्शन की पीएच को चेंज ना करे। तो ये सारे कंटेंट इस छोटी सी ट्यूब में डाल देते हैं। ये इतनी सी ट्यूब होती है, ठीक है, इतनी सी ट्यूब होती है ये। और इसको जाकर हम मशीन में डाल देते हैं, फिर मशीन को ऑन कर देते हैं, मतलब उसकी कनेक्शन कर देते हैं और बिजली उसमें आ जाती है मशीन में। और फिर वो एम्प्लीफिकेशन का काम स्टार्ट करती है। उस मशीन को जैसे हम 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, 1.5 घंटे तक चलाकर छोड़ देते हैं, और 2 घंटे के अंदर वो अपना एम्प्लीफिकेशन का काम करती है। कैसे करती है एम्प्लीफिकेशन का काम, वो स्टेप्स हम यहाँ समझेंगे। तो पहले टैक पॉलीमरेज के बारे में बता देता हूं मैं। जो टैक पॉलीमरेज एंजाइम है, ये आइसोलेट होता है, आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया से आइसोलेट होता है ये, थर्मस एक्वाटिकस। ये बैक्टीरिया थर्मोफिलिक है, मतलब ये हाई टेम्परेचर पे बैक्टीरिया सरवाइव करता है। इस बैक्टीरिया का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर समझते हो, जिसपे वो सबसे बढ़िया उसके लिए जो टेम्परेचर है वो है 72 डिग्री सेल्सियस। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर वो सरवाइव कर सकता है वो है 95 डिग्री सेल्सियस। उसके ऊपर ये बैक्टीरिया मर जाएगा, 95 के ऊपर। अच्छा, कोई भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हो, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है ना एक टेम्पलेट डीएनए के ऊपर, किस डायरेक्शन में ऐड करता है? थ्री
पता है ना ये 5 प्राइम से 3 प्राइम। ठीक है, प्राइमर समझते हो? ठीक है, प्राइमर सिंगल स्ट्रैंड होता है कि डबल स्ट्रैंड होता है? बस ठीक है, इतना ही काफी है। नेक्स्ट, अब लिखो स्टेप्स ऑफ पीसीआर। 3 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है डीनेचुरेशन। इस पे भी क्वेश्चन आया था इस साल के नीट पे। ठीक है, ये स्टेप्स के सीक्वेंस ही पूछ लिया था, पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। नीट का पेपर अगर आप इस साल का देखोगे तो अच्छा पेपर आया हुआ था फिजिक्स में। ठीक है, केमिस्ट्री का भी अच्छा पेपर था। इतना आसान पेपर नहीं था जितना लास्ट ईयर आया था। ठीक है, बायो आसान आई थी, लेकिन बायो में जैसे अब चॉइस आने लगी है ना, तो उससे पेपर लेंदी हो जाता है। आपको अपने एक्यूरेसी और टाइमिंग पे काम करना चाहिए। बायो ऐसी थी कि अगर आप करने बैठोगे तो 360 में से 360 ले आओगे, लेकिन अगर 1.5 घंटा लगा दिया वो करने में तो फिजिक्स नहीं हो पाएगी। और बहुत सारे बच्चों के साथ यही हुआ है उस पेपर में। तो आपको अपनी टाइमिंग पे काम करना चाहिए, आपको ये चूज करना आना चाहिए कि जो चॉइस वाले 5 क्वेश्चन है बायो में, हम जल्दी से जल्दी अपना टाइम वेस्ट ना करें। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको इमीडिएटली छोड़ दें चॉइस वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये हैबिट धीरे धीरे डेवलप होगी जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा छोड़ना है। तो टाइमिंग पे आप लोग थोड़ा अपना काम करना। इस साल बच्चों को यही प्रॉब्लम आई है। दूसरी चीज जो हमने देखी है, जिन बच्चों ने फिजिकल टेस्ट नहीं दिए ऑफलाइन मैनर में, हम उनको बुलाते रहते थे ऑफलाइन आ जाओ टेस्ट देने, लेकिन वो नहीं आते थे। आप लोगों को भी मैं अब इनवाइट कर रहा हूँ, जितने भी टेस्ट होंगे आपके वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने हमने देखा है कि जिन्होंने फिजिकल टेस्ट नहीं दिए, भले ही वो घर में ओएमआर शीट में अपने गोले भरते हो, उनके 30 से 40 नंबर का डिफरेंस आया है ऑनलाइन टेस्ट में और जो ऑफलाइन नीट का एग्जाम दिया है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जो बच्चे हमारे यहाँ रेगुलर ऑफलाइन टेस्ट दे रहे थे, उनके लगभग उतने ही नंबर आए जितने आकाश के टेस्ट में आ रहे थे। ठीक है, 1 या 2 नंबर का मार्जिन का डिफरेंस है बस, एग्जैक्टली सेम वही एवरेज है उनका जो आकाश के टेस्ट में था। तो आपको या 2-3 काम पे करने, एक तो अपनी टाइमिंग और एक्यूरेसी, कौन सा क्वेश्चन हमें स्किप करना होता है, और दूसरा ऑफलाइन टेस्ट दे। ठीक है, वो आपको आगे बेनिफिट करेगा। नेक्स्ट, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन या ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए तो वो सिंगल स्ट्रैंड हो जाएगा, तो फॉर्म सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो एक डबल स्ट्रैंड से कितने सिंगल स्ट्रैंड बनेंगे? 2 बन जाएंगे। तो जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, आपने इसको डीनेचुरेशन करा और 2 सिंगल स्ट्रैंड में वो ब्रेक डाउन हो गया। एक 5 प्राइम से 3 प्राइम रहा, दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम। अब ऐसा किया हाई टेम्परेचर पे, टेम्परेचर लिया 94 डिग्री सेल्सियस, इसका एक्सपोजर दिया 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड के लिए टेम्परेचर मशीन ने कितना कर दिया? 94। इतने टेम्परेचर पे वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटकर वो बन गया 2 सिंगल स्ट्रैंड। लेकिन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड अगर तोड़ना है तो और भी ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। अच्छा, टेम्परेचर 95 या उससे ऊपर क्यों नहीं रखा? जो एंजाइम लिया था टैग पॉलीमरेज, वो डीनेचुरेट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। दूसरा है एनीलिंग, सेकेंड स्टेप। एनीलिंग का मतलब होता है जोड़ना, ज्वाइन करना।
ज्वाइनिंग ऑफ प्राइमर्स ओवर टेम्पलेट डीएनए। तो टेम्पलेट डीएनए यहाँ पर जैसे दो है, सिंगल स्ट्रैंडेड है दोनों, उसके ऊपर अब प्राइमर जुड़ेंगे। प्राइमर भी दो होते हैं, दो अलग अलग तरह के प्राइमर है। एक प्राइमर है जिसकी 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन ये है, नीचे वाले प्राइमर को देखो। एक कोई दूसरा प्राइमर है जिसकी 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन उल्टी डायरेक्शन में है, आ रहा है समझ में? तो जिसकी डायरेक्शन उल्टी है उस प्राइमर को बोलते हैं रिवर्स प्राइमर, और दूसरे प्राइमर को बोलते हैं फॉरवर्ड प्राइमर। दो तरह के प्राइमर यहाँ यूज किए हैं। दोनों प्राइमर डीएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। एक फॉरवर्ड प्राइमर है और दूसरा रिवर्स प्राइमर है। एनीलिंग अक्कर करती है एट 40 to 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 मिनट। 40 to 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 मिनट। तो मशीन क्या करेगी, अगले 1 मिनट के लिए टेम्परेचर 40 से 60 डिग्री सेल्सियस कर देगी, जिससे क्या होगा, जो प्राइमर है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ ज्वाइन हो जाएगा। इसी को एनीलिंग कहते हैं। तीसरा और आखिरी स्टेप है एक्सटेंशन या इलोंगेशन। अब टैग पॉलीमरेज अपना काम करेगा क्योंकि प्राइमर जुड़ चुके हैं, और टैग पॉलीमरेज नए न्यूक्लियोटाइड्स को प्राइमर के आगे ऐड कर देगा। टैग पॉलीमरेज एड्स न्यू न्यूक्लियोटाइड्स in 5 prime to 3 prime direction, in 5 prime to 3 prime direction at 72 degree Celsius for 1.5 मिनट। 1.5 मिनट के लिए टेम्परेचर 72 कर दिया। बताओ टेम्परेचर 72 क्यों किया? ऑप्टिमम टेम्परेचर था ये थर्मस एक्वेटिकस का, तो इस एंजाइम की बेस्ट एक्टिविटी आएगी। तो इसके आगे आ गया वो एंजाइम टैग पॉलीमरेज, ये टैग पोल है। तो टैग पोल दोनों तरफ आ गए, दोनों स्ट्रैंड के ऊपर, और ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ऐड करता है, तो ये इस डायरेक्शन में ऐड करेगा नए न्यूक्लियोटाइड्स, और ये इस डायरेक्शन में ऐड करेगा, ठीक है, नए न्यूक्लियोटाइड्स। तो इलोंगेशन हो जाएगी, और 1.5 मिनट के एंड पे क्या होगा, दो डबल स्ट्रैंड बन जाएंगे। डेढ़ मिनट के एंड पे बन जाएगा 2 कॉपीज ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बताओ टोटल पीसीआर में कितना टाइम लगा?
3 मिनट लगे, 3 मिनट में एक कॉपी से 2 कॉपी बन गई। और ई कोलाई के अंदर कितने मिनट में बन रही थी 1 से 2? 20 मिनट में। यहाँ 3 मिनट में बन रही है 1 से 2 कॉपी। नंबर ऑफ डीएनए कॉपी, इससे पहला डीनेचुरेशन 30 सेकंड के लिए, उससे अगला 1 मिनट के लिए, और ये 1.5 के लिए, 3 हो गए। नंबर ऑफ डीएनए कॉपीज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल, नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल। जैसे पीसीआर नॉर्मली 30 साइकिल्स रन होती है, 30 साइकिल कितने मिनट में हो जाएंगी? एक साइकिल 3 मिनट में हो रही है, 90, 1.5 घंटे के अंदर हो जाएगी। आपने मशीन को ऑन करके 1.5 घंटे के लिए छोड़ दिया, 1.5 घंटे में वो डीएनए की कॉपी बनाएगा 2 रेज टू पावर 30। ये 1 बिलियन के इक्वल होता है, 1 बिलियन या 100 करोड़। वो 1.5 घंटे के अंदर मशीन 100 करोड़ डीएनए की कॉपीज बना देगी। जो ई कोलाई 1 घंटे में 8 कॉपी बना रहा था सेल के अंदर, ये 1.5 घंटे में 100 करोड़ बना रहा है। तो जिससे डीएनए की एम्प्लीफिकेशन क्या होगी? बहुत ज्यादा फास्ट होगी। और इससे बायोटेक का वर्क जो है वो बहुत जल्दी आने लगा, और वर्क या रिसर्च इसमें फास्ट हो गया, रिजल्ट जल्दी आने लगे पीसीआर की इन्वेंशन से। इसे नोबेल प्राइज मिला था कैरी म्यूलिस को। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर यहाँ कंप्लीट हो गया। मशीन थर्मोसाइक्लर है, वो टेम्परेचर को चेंज करती है बस टाइम के साथ। उसमें सेट कर रखा है कि पहला टेम्परेचर 94 होगा 30 सेकंड के लिए, वो बस वो टेम्परेचर को चेंज करती रहती है। वो तो सब ट्यूब के अंदर है, मशीन ने बस टेम्परेचर और सेकंड का काम करना है। जैसे अवन में हम ऑन करके सेकंड सेट कर देते हैं ना, 30 सेकंड के लिए गर्म करना है, ऐसे ही मशीन कर रही है वो। क्योंकि 95 या उससे ज्यादा लेते तो वो बैक्टीरिया का मर जाता है ना, थर्मस एक्वाटिकस, तो उसका एंजाइम भी मर जाएगा। उसका एंजाइम मतलब खत्म हो जाएगा, एंजाइम उसका खत्म हो जाएगा। हम अपना नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज यहाँ ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज? क्योंकि टेम्परेचर 94 तक जा रहा है, हमारा एंजाइम तो 37 डिग्री पे काम करता है ना, इसलिए बैक्टीरिया से निकाला टैक पॉलीमरेज। ऑनलाइन में किसी का डाउट है तो हैंड रेज कर ले। थोड़ा अलग होता है, काम सेम करता है।